वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसे कि आपका बीईओ का एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, तो इसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए हैं जो हिस्ट्री के रिलेटेड हैं। आप इसको कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? तो आप सभी को पता है कि सबसे पहला पशु कौन सा था। गाय थी, घोड़ा था, बिल्ली था या कुत्ता था? तो सभी को मालूम है इसका कौन सा था, हमारा कुत्ता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा प्रयोग में की गई पहली धातु कौन सी थी? कौन सी पहली धातु प्रयोग की गई थी? तांबा की गई थी, पीतल किया था, सोना किया था या कांसा? सबसे पहले हमें मालूम था कि तांबा का ही मानव ने प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का, एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर का जो हमारा फर्स्ट जो उदाहरण हमें जो लिया है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का जो प्रथम उदाहरण हमें जो प्राप्त हुआ है, गैस कीजिए। आदमगढ़ से, कोरबा से, मेहरगढ़, नवपाषाण से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा, प्रथम उदाहरण की बात अगर हम करेंगे तो हमारा नंबर सी कराएगा, हमारा मेहरगढ़ से, जिसे हम लोग नवपाषाण काल में से भी जानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा नवपाषाण काल के हिसाब से। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? पहली फसल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पहला और आखिरी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहली फसल मानव द्वारा कौन सी थी? हमारी जौ थी। ठीक है, ना चावल थी ना गेहूँ थी, हमारी जौ थी। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन में लिखा था ये सभी, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल फॉर्म में भी आ जाता है और ज़्यादा टेक्निकल फॉर्म में भी आता है, तो उसका ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है हमारा, सबसे कम अवस्था किस काल की थी? सबसे कम अवस्था मध्य पाषाण काल की, नवपाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे कम अवस्था हमारी थी मध्य पाषाण काल की। ठीक है, अपने जो आंसर हैं उसको हम कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि आपका कितने क्वेश्चन ठीक गए हैं। इसको हम ज़्यादा स्लो इसलिए नहीं कर रहे हैं, फास्टली कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज अच्छी खासी है और अभी काफ़ी सारी और भी सीरीज़ के आपको उसमें अपलोड करने हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तांबा से थे, लोहा से थे, चांदी से थे या सोना से थे? बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो लोग अपरिचित थे सिंधु सभ्यता में वो थे लोहे से। ठीक है, तांबा उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा था, चांदी भी और सोना भी तो एक अलग फॉर्म, लेकिन लोहा से बिल्कुल भी ज़्यादा वो अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन है ये, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया था? ये कहाँ से स्थान प्राप्त हुआ था? हमारा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशुपति मोहर कहाँ से मिली थी? रंगपुर से मिली थी, हड़प्पा से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी या लोथल से मिली थी? मैं थोड़ा उसको स्क्रीन शॉट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे जाए। बताइए कहाँ से मिली थी? आपको ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमें अवशेष प्राप्त हुए थे वो मोहनजोदड़ो से ही मिले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा,
पकी मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? पकी मिट्टी के बनावली से, कालीबंगा से, राखी खड़ी से या रंगपुर से? रंगपुर से बिल्कुल नहीं है, राखी खड़ी से भी नहीं है, कालीबंगा से नहीं है, हमारा कहलाएगा बनावली से। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बनावली से, पक्की मिट्टी। हड़प्पा सभ्यता के मापक किस गुणज भार के थे? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे वेट की बात करते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के मापक किस गुणज के थे? इसको ध्यान से देखिए। 8 गुणज के थे, 14 गुणज के भार के थे, 16 गुणज भार के थे या 10 गुणज भार के थे? तो हमारे थे ये 16 गुणज भार के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से आता होगा, मुझे मालूम है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। वेदयात्री में शामिल वेद हैं, कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। इन सब में कॉमा लगना भूल गए हैं तो आपको अंडरस्टूड है, आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामवेद ग्रंथ संबंधित है। सामवेद ग्रंथ किससे संबंधित है? बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान से देखिए। गायन से है, चिकित्सा है, यज्ञ संबंधी विधि के विधान से है या प्राचीन भारतीय इतिहास से है? तो किससे हमारा ये प्राचीन भारतीय इतिहास से है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत, भाग और बलि क्या थे? भाग और बलि क्या थे? जरा इसका आंसर आप देखिए और बताइए। सैनिक प्रबंध थे, परिवहन व्यवस्था थे, प्रशासनिक विभाग साधन थे या राजस्व के साधन थे? तो उसका करेक्ट आंसर कहलाएगा हमारा राजस्व के साधन। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रवि। ठीक है, रवि तट पर ये लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का क्या अर्थ होता है? इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी जगह पूछा गया है। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए। हल रेखा क्या होता है इसका मतलब? इसका अर्थ क्या होता है? हल रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिणी कौन थे? परिणी कौन थे? चिकित्सक थे, व्याकरण विद्वान थे, इतिहासकार थे या जैन विद्वान थे? तो हमारे ये थे व्याकरण विद्वान। ठीक है, परिणी कौन थे? व्याकरण और विद्वान। देखिए, परिणी की आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो वो व्याकरण ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिला होगा, खासकर संस्कृत वगैरह में आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? कितनी है पुराणों की संख्या? पुराणों की संख्या कितनी है? 24 है, 108 है, 12 है या 18 है? तो पुराणों की संख्या हमारी है 18। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जनक के दरबार में गार्गी ने किसे चुनौती दी थी? किसे चुनौती दी थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर भी हमको आप डिस्क्रिप्टिव में डाल के दीजिए।
अष्टावक्र को, विश्वामित्र को, वशिष्ठ को या याज्ञवल्क्य को? किसको दिया था? इन्होंने दिया था याज्ञवल्क्य को। ठीक है। सबसे प्राचीन माने जाने वाली स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन मानी जाने वाली स्मृति कौन सी है? वशिष्ठ है, याज्ञवल्क्य है, मनु है या बौद्धायन है? तो हमारा कौन सी है ये? मनु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था, तक्षशिला था, अवंतिका था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो प्राचीन जो नाम था वो कौन सा था? अवंतिका। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार शक्ति विस्तार हेतु अनेक व्यवहारिक संबंध स्थापित किए, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? ठीक है, उनमें से कौन इनकी पत्नी नहीं थी? ऑप्शन देखिए, क्षेमा, कौशन देवी, कुमार देवी और छेलना। तो इसका आप करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कुमार देवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो देखिए कहीं से कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और प्लीज़ निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बैक टू बैक बीओ की सारी सीरीज़ को हम इसको अपलोड कर देंगे इन 7 दिन में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आहत सिक्के कब निर्मित हुए थे? आहत सिक्के कब निर्मित हुए थे? तो ऑप्शन हमारा 7वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में या 6ठी शताब्दी में। तो कौन सी शताब्दी में हुए थे ये? 5वीं शताब्दी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे हम लोग। पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप कर लीजिएगा। इसका कौन है? टॉलमी है, पेरिप्लस हैं, अज्ञात हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनकी पुस्तक इनमें से किसी ने नहीं लिखी थी। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं? नगरीय, केंद्रीय, प्रांतीय और ग्राम प्रशासन। इतिहास में चोल, ध्यान रखिएगा, चोल शासक की बात चल रही है यहाँ पे, तो ये किस शासन के लिए प्रसिद्ध है ये ध्यान से देखिए और उसका हमें करंट आंसर बताइए आप। ये हमारा कहलाएगा ग्राम प्रशासन। ठीक है। तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है? तमिल का, ठीक है, तमिल साहित्य की बात चल रही है यहाँ पर। परिपादल को, अलादी को, कुरल को या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा कुरल को। ठीक है, नाम से लग रहा है तमिल जैसा नाम है इसका, कुरल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, समकालीन किस शासक को लाल चेर की उपाधि दी गई थी? सेनगुरुंग को, करिकाल को, दोनों को दी गई थी या इनमें से किसी को नहीं दी गई थी? तो उसका करेक्ट आंसर आप सोचिए और हमें बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर कहलाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
शेर गुणितवन को, ठीक है। यूनानी शासक सेकुलस किस शासक से पराजित किया गया था? यूनानी शासक सेकुलस के किस शासक को पराजित किया गया था? इस ऑप्शन आप देखिए, बिंबिसार ने, धनानंद ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या चंद्रगुप्त ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 11वें, 12वें, 13वें या 14वें? किस में मिलता है इसका उल्लेख? इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 11वें में, ठीक है। श्रवण बेलगोला संबंधित है, किससे संबंधित है? नागार्जुन से, जैन धर्म से, अशोक के धर्म से या बौद्ध धर्म से? किससे है ये इसका संबंध? इसका संबंध है हमारा जैन धर्म से। मौर्य काल में कंटक शोधन किस प्रकार का न्यायालय था? मौर्य काल में कंटक शोधन किस प्रकार का न्यायालय था? दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, व्यापारी न्यायालय या विधि विश्वविद्यालय न्यायालय? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए फिर इसका आंसर दीजिए। ये हमारा कहलाएगा फौजदारी न्यायालय, ठीक है। मौर्य काल का कंटक शोधन, ये टॉपिक को बस ध्यान रखना होगा आपको कि कहाँ से पूछा गया है ये। नेक्स्ट है हमारा, मैग्नेसीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? कितने वर्गों में विभाजित किया है मैग्नेसीज ने? 7 भागों में, ठीक है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था? ध्यान से देखिए, अश्वघोष नहीं थे, पूर्णकश्यप नहीं थे, वसुमित्र नहीं थे, तो इसके कौन थे? मोंगलीपुत्र तिस थे, ठीक है। तृतीय बौद्ध, ये बस आपको मेन जो ध्यान रखना है आपको वो, ये सबसे पहले टॉपिक को हमेशा जब भी आप अगर आप क्वेश्चन करें तो उसको थोड़ी सी अंडरलाइन कर लें ताकि क्वेश्चन का आपका क्लियरिटी समझ में आए आपको। किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, कुमारगुप्त ने कराया था, स्कंदर गुप्त ने कराया था या इनमें से किसी ने नहीं कराया था? तो किसने कराया था इसका सौराष्ट्र का? चंद्रगुप्त मौर्य ने, सबसे ज़्यादा काम भी इन्होंने ही किए थे। किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था? किसने कर दिया था 1/8 भाग? सारनाथ ने, बोधगया ने, लुम्बिनी ने या पाटलिपुत्र ने? किसने कर दिया था? किसने कर दिया था इसका 1/8 भाग? लुम्बिनी ने, ठीक है। अशोक का अपने शिलालेख में समानता जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? देवधर्म है, चक्रवर्ती है, धर्मकीर्ति है या प्रियदर्शी है? अशोक के अपने शिलालेख में वो हमारा है प्रियदर्शी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्पीड से काम करते हैं। सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सारनाथ के
धमेक स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था, कनिष्क ने कराया था, मिलिंडर ने कराया था या हर्ष ने कराया था? तो इसको कराया था अशोक ने कराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक का स्मरण किए जाने का कारण क्या था? अशोक का स्मरण किए जाने का कारण क्या था? जनहित के कार्य में। ठीक है, ये महासम्मेलन से मतलब नहीं था, कलिंग विजय से मतलब बहुत कुछ था, मतलब लेकिन इनका क्या था? जनहित के कार्य से संबंधित था इनका। वह मौर्य राजा को अमितघात के नाम से जाना जाता था, कौन था? बिंदुसार था, शानीलोक था, दशरथ था या इनमें से कोई नहीं था? कौन था इनमें से? वह जो मौर्य अमितघात के नाम से, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे लिए पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखना आपको। तो ये हमारा कहलाता है बिंदुसार से। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम, ठीक है, यहाँ शुरू अंतिम की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इसलिए आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। तो अंतिम वाले ना तो हमारे दशरथ थे, ना कुणाल थे, ना देववर्मा थे, कौन थे हमारे? वेदस थे। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है, अंतिम वाले। अशोक का समकालीन अतियोग कहाँ का राजा था? कहाँ का राजा था? थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। मेसिडोनिया का, मित्र का, सीरिया का या जापान का? तो ये किसका था? ये था हमारा जापान का। अशोक का समकालीन अंतयुग कहाँ का था? जापान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक का हृदय परिवर्तन किसके कारण हुआ? अशोक का हृदय परिवर्तन किसके कारण हुआ? कलिंग युद्ध के कारण, उपगुप्त के कारण, शारदा के कारण, इन तीनों के कारण। तो इनका जो हृदय परिवर्तन हुआ था किसके कारण हुआ था? कलिंग युद्ध के कारण। ठीक है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? ये जरूर ध्यान रखिएगा, दाएं से बाएं की ओर। तो ये कौन सी लिपि लिखी जाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अक्सर इसको किया हुआ है। कौन सी लिपि से लिखा जाता है ये? खरोष्टी से। ठीक है, बहुत से बच्चे इसमें देवनागरी लगा के आते हैं, जो कि गलत होता है। कौन सा होता है ये? खरोष्टी। ये भी हमारी एक लिपि है। नेक्स्ट है हमारा, सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची स्तूप किसने बनवाया था? किसने बनवाया था सांची स्तूप? अशोक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? बुद्ध का मौलिक नाम सिद्धार्थ था, ये सभी को मालूम होगा आपको। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वह स्थान अब कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसको कन्फ्यूज़न करने के लिए ये बनाए जाते हैं क्वेश्चन। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी और अब स्थान कहाँ पर है? तो उनका स्थान अब कहाँ पर है? उनका स्थान अब है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या था? जो बौद्ध धर्म था उसका अंत का कारण क्या था? उनका जो अंत का कारण था वो था मठों का भ्रष्टाचार। ठीक है, मूसों आक्रमण, इन सबसे कोई मतलब नहीं था। मेन क्या था? मठों का भ्रष्टाचार। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न के तौर पे याद नहीं रहता है, इसलिए चलिए बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में। ठीक है,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, ये 49 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि अभी बैक टू बैक बहुत सारी सीरीज़ आने वाली हैं इसमें भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।